जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है। ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैंने क्लास 3 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा मित्र। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। रोजाना शाम 8 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, तो सभी मित्र तैयार रहा करें। आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी मित्र से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। 4 शब्द आपके सामने दे दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आप जो है क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है ये भी याद रखना, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा आप। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन साथ में दे दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है मित्र, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में विशेषण है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। पूछ रहा है कौन सा विशेषण है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। बिल्कुल सही बता रहे हो, बुढ़ापा जो है एक प्रकार का विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछ रहा है कि कौन सी क्रिया है जो प्रेरणार्थक है। जब कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी अन्य से करवाता है तो वहां कौन सी क्रिया होती है मित्र? याद रखना, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इन्हीं चारों में से आपसे पूछ रहा है कि कौन सी क्रिया जो है ये प्रेरणार्थक है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुनाना। बिल्कुल सही बता रहे हो, सुनाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि सुन जो है ये क्या है? धातु है। प्रथम प्रेरणार्थक जो है ये सुनाना होगा और द्वितीय प्रेरणार्थक जो है ये सुनवाना होगा। इसी प्रकार हंस जो है ये धातु हो जाएगी और हंसाना जो है ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी और हंसवाना जो है ये क्या होगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। धो जो है ये क्या है? धातु है। धुलाना जो है ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी और धुलवाना जो है ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार आप कोई भी धातु से आप प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42। इसका राइट आंसर बताना है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ क्या है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। यह वाक्य जो है ये कैसा वाक्य है? पूर्ण वर्तमान काल है। कैसा है मित्र? पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43। इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द का चयन करना है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, अचरज जो है ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो आश्चर्य होता है। तत्सम क्या होता है मित्र? आश्चर्य होता है। और अचरज जो है ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं अचरज बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44। इसका राइट आंसर बताना है। शीत का विलोम होगा। फटाफट बता देंगे। शीत का विलोम कहे या विपरार्थक कहे या वृद्धार्थी कहे, एक ही बात है। तो शीत का विलोम आपसे पूछ रहा है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि उष्ण होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। शीत का विलोम जो है ये उष्ण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है कर का अर्थ नहीं होता है।
कौन सा इसमें है जो कर का अर्थ नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, कर का अर्थ सूर्य भी होता है, हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, लेकिन किरण बिल्कुल भी नहीं होता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र बता रहे हैं किरण, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 46। इसका राइट आंसर बताना है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। फटाफट बताओ मित्र, राइट आंसर क्या होगा। जो कठिनाई से मिलता है उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, दुर्लभ कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47। इसका राइट आंसर बताना है। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म है। यानी आपसे पूछ रहा है अनिल का मतलब क्या होता है और अनल का मतलब क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र, अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है अग्नि या आग कहा जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अनिल का क्या होता है वायु, जबकि अनल का क्या होता है अग्नि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये के साथ जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने पराजय में उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, पराजय में परा उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। जय जो है ये मूल शब्द है, परा इसमें उपसर्ग लगा है तो हो गया है पराजय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा इच्छा हो तो। उपसर्ग वह शब्दांश है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि पराजय में परा उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है उल्टा या पीछा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने लिखावट में प्रत्यय है। अब आपसे पूछ रहा है लिखावट में प्रत्यय है। प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं या कुछ परिवर्तन ला देते हैं मित्र, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आवट है। क्या है मित्र, आवट प्रत्यय इसमें लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी लिखा गया है प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। लिखावट में आवट प्रत्यय जुड़ा है। यह तद्भव प्रत्यय है जो लेख शब्द के अंत में जुड़ा है। ये कैसा कहा जाए, ये कैसा प्रत्यय है, आवट जो है ये किस भाषा का प्रत्यय है, तो आप कह सकते हैं किस भाषा का है, बिल्कुल सही, तद्भव प्रत्यय है। कैसा है मित्र, तद्भव प्रत्यय है। ये कैसा प्रत्यय है, तद्भव है, ये भी पूछा जा सकता है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। इसकी पीडीएफ बिल्कुल आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी मित्र। कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मित्र। ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद की बात करें तो महा प्लस उत्सव होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं महा प्लस उत्सव बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका यानी कहा जाए एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव होगा जब और या कहा जाए अ के उपरांत लघु या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाते हैं, ए ओ अर हो जाते हैं। ये तो आपने नियम पढ़ा ही होगा, इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है, और इसका संधि विच्छेद जो है या महा प्लस उत्सव होता है।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैंने घर जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने घर जाना है इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा, सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे। तो यहाँ मित्र मैंने नहीं होना चाहिए था, मुझे घर जाना है, इस प्रकार होता तो यह वाक्य बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन जब पूछ रहा है मैंने घर जाना है तो इसमें मैंने की शुद्धि है जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, मैंने घर जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश जो है ये मैंने, यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि या कहा जाए त्रुटि है। प्रस्तुत वाक्य में मैंने के स्थान पर मुझे आएगा, अतः वाक्य शुद्ध कैसे होगा, मुझे घर जाना था, क्या हो जाएगा, मुझे घर जाना था, मैंने के स्थान पर क्या होगा, मुझे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। नेक्स्ट आपके सामने देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी मित्र सोच समझकर बताएंगे। तो याद रखना देश भक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ये भी पढ़ लीजिएगा। वह समास जिसका उत्तर पद या कहा जाए अंतिम पद प्रधान हो वहां तत्पुरुष समास होता है। देशभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष समास है, अर्थात जिसके प्रथम पद के साथ संप्रदान कारक के चिन्ह को के लिए लगे हों उन्हें क्या कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कहा जाए देशभक्ति, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति या देश के लिए प्रेम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ बी नहीं सी है, लेकिन इसका कहा जाए समास विग्रह क्या होगा, देश के लिए भक्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आपके सामने पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। सॉरी मित्र, भैया का फोन आ गया था। क्या कह रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृतवाच्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये कृतवाच्य बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से अव्यय है, कौन सा शब्द है जो अव्यय है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, अव्यय उसे कहते हैं जिसमें लिंग वचन कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो इसमें और जो है क्या है, अव्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस पे जो है मित्र ये क्या कहा जाता है, एक्सप्लेनेशन चिन्ह कहा जाता है या विस्मयादि बोधक चिन्ह इसे कहते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका राइट आंसर बताना है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दूध का धुला होना इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में दर्शाया गया है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा निर्दोष होना, बिल्कुल सही बता रहे। जो भी भाई बहन बता रहे दूध का धुला होना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये निर्दोष होना होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट आंसर बताना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ये जो लोकोक्ति लिखी गई है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ किस विकल्प में दर्शाया गया है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्या कहते हैं मित्र,
शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने वीर रस का अस्थाई भाव है। वीर रस का अस्थाई भाव जो है ये क्या होता है? फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना वीर रस का अस्थाई भाव जो है ये उत्साह होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं उत्साह बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो क्या कह रहा है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हम कह सकते हैं कि पहले और तीसरे में 13-13 होती हैं, तो प्रथम चरण में कितनी होंगी? 13 होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? शब्द अलंकार का भेद कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है? शब्द अलंकार की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यमक अलंकार जो है ये शब्द अलंकार का भेद है, जबकि उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक जो है ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष जो है ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 61। इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र बताएंगे। तो याद रखना सा जो है ये तालव्य ध्वनि है, जबकि टा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। पा को आपको पता है कि इसका उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ होता है। का उच्चारण स्थान जो है ये आप जानते हैं कि कंठ होता है। तो इसमें क्या पूछा गया? तालव्य ध्वनि कौन सी है, यानी किसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अघोष वर्ण जो है इसमें का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 63। इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। पूछ रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है रचना जो है ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि रचना की जाती है तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जबकि उपहार, मस्तक और ग्रंथ जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन रचना जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इच्छा जो है ये स्त्रीलिंग है, रक्षा जो है ये स्त्रीलिंग है, योग्यता जो है ये स्त्रीलिंग है, जबकि राष्ट्र जो है ये पुल्लिंग है। कैसा शब्द है? राष्ट्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 65। इसका राइट आंसर बताना है। जिस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है वह कौन सा शब्द है? किस शब्द का प्रयोग जो है सदा बहुवचन में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सदा बहुवचन में इसमें से कौन सा प्रयोग होता है? तो प्राण हुआ, हस्ताक्षर हुए, ये सब वर्ड जो है सदैव कहा जाए बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखो मित्र हम क्वेश्चन जो है ये फास्ट करवा रहे हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आप तुरंत क्वेश्चन देखें और तुरंत आंसर करें, क्योंकि इसमें समझने वाली बात नहीं है। आप देखेंगे तुरंत आपको पता होगा तो आप तुरंत आंसर कर देंगे। अगर नहीं पता है तो आप 1 घंटे भी बैठे रहेंगे तब भी आंसर नहीं आएगा। ये रीजनिंग मैथ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पता होगा तो आप तुरंत आंसर करेंगे। ने किस कारक का चिन्ह है?
आपसे पूछ रहा है ने जो है ये किस कारक का चिन्ह है, क्वेश्चन नंबर 66 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कर्ता ने जो है ये किस कारक का चिन्ह है, कर्ता, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ सारी विभक्ति लिखी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। एक बार हम पढ़कर आपको बता देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, अपादान जो है से यहाँ मित्र किस लिए होता है, अलगाव की स्थिति में या दूर होने की स्थिति में इस सा का प्रयोग होता है, ठीक है। संबंध का की के नानी ने रारी रे बहुत सारे हो सकते हैं, अधिकरण में पर, संबोधन है अरि। तो ये होते हैं कारक और कारक चिन्ह, इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरीशचंद्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता भी माना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र, इसे नोट कर लीजिएगा कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता भी माना जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी जो है ये किसकी कृति है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी मित्र बता रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही बता रहे हो। लहर हुआ, झरना हुआ, आंसू हुआ, कामायनी हुआ, ये सब किसकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद जी की। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट फिर से करते हैं, क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। नेक्स्ट आपके सामने गोदान किसका उपन्यास है। गोदान जो है ये किसका उपन्यास है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये गोदान जो है ये किसका उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, इसे भी पढ़ लीजिएगा। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाओं में जैसे गबन, मंगल सूत्र, कर्मभूमि, सेवा सदन आदि शामिल है। यानी इनकी रचनाएं जो है ये काफी ज्यादा फेमस रचना है, इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बीजक जो है किनकी रचनाओं का संग्रह है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बीजक जो है ये कबीर दास जी की रचना है। इसमें साखी, शबद, रमैनी तीनों का संग्रह किया गया है। बीजक में किसके द्वारा रचित है, कबीर दास जी द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो मित्र यहाँ मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक कर देना, और क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है मित्र। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। 8 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, सभी मित्र क्लास में जरूर आएंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मित्र पूछ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हम आपको बता दें, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मित्र आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्लास कैसी भी लगी हो ये भी बता देना। आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।